हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। हम कर रहे हैं क्लासिकल थॉट ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हम एडम स्मिथ की बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी इसका एक पार्ट डल चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाके इकोनॉमिक थॉट्स को सर्च करें और आपको सारे इकोनॉमिक थॉट्स जो है वो मिल जाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप कि मैं आप सबको हेल्पफुल वीडियोस प्रोवाइड कर पा रही हूँ। हम एडम स्मिथ की थ्योरेटिकल अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी थ्योरी के बारे में डिस्क्राइब किया अपनी बुक में। पहले उन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड उन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, थर्ड उनकी थ्योरी थी वैल्यू थ्योरी और फोर्थ थी इनकी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। चारों थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं फॉर द पीडीएफ, और ये पीडीएफ मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और चैनल का नाम है एनटीए नेट इकोनॉमिक्स 2020। नाउ स्टार्ट करते हैं स्मिथ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहले स्मिथ की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो किस चीज में लाई करती है। उन्होंने कहा वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो किसके इक्वल है, एनुअल फ्लो ऑफ द मटेरियल गुड्स। कंसीडर दिस वर्ड मटेरियल गुड्स मींस उनकी नजर में जो लेबर मटेरियल गुड्स नहीं प्रोवाइड कर रही हैं, मतलब जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उनकी नजर में कैसे लेबर है, अनप्रोडक्टिव लेबर है। मींस उन्होंने लेबर की कैटेगरी डिवाइड कर दी थी, प्रोडक्टिव लेबर एंड अनप्रोडक्टिव लेबर। प्रोडक्टिव लेबर वो है जो मटेरियल गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कि आप अपनी नजर में देख सकते हो। अगर ठीक है ये एक पर्सन है जो बुक बना रहा है या नोटबुक बना रहा है, तो वो हाँ कुछ ना कुछ मटेरियल चीजें दे रहा है। लेकिन एक ऐसा लेबर है जो सिर्फ आपको सर्विसेज दे रहा है, वो सर्विसेज आपको दिख तो नहीं रही, तो उनकी नजर में वो है एक अनप्रोडक्टिव लेबर। और स्मिथ का कहना था नेशन में वेल्थ का कारण क्या है, जो लेबर मटेरियल गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका एनुअल फ्लो ही किसके इक्वल है, वेल्थ ऑफ नेशन के इक्वल है। उनकी नजर में कंजम्पशन जो है वो है एंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ना कि प्रोडक्शन। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस को उन्होंने किसमें मेजर किया है, इन पर कैपिटा टर्म्स। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशंस के क्या क्या कारण हैं। एक तो है प्रोडक्टिव लेबर, दूसरा है अनप्रोडक्टिव लेबर। अब इनकी नजर में क्या है कि प्रोडक्टिव लेबर ही क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन का कारण है। कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन अगर हम कहें तो वो क्या है, प्रोडक्टिव लेबर की वजह से ही है। अगर हम बात करें कि वेल्थ ऑफ नेशन जो है इनके हिसाब से वो क्या है, तो इनका कहना है कि वेल्थ जो है वो क्रिएट हुई है किसके थ्रू, प्रोडक्टिव लेबर के थ्रू। और सेल्फ इंटरेस्ट जो होता है वो लोगों को मोटिवेट करता है कि वो रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करें, वो रिसोर्सेज का क्या करें, बेस्ट यूज करें। और अगर प्रॉफिट होगा तो वो किसकी वजह से होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वजह से। लोग जितना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उतना ही इन्हें प्रॉफिट होगा, और कैपिटल जितना ज्यादा उतना ज्यादा प्रॉफिट। और ये सब किसके कारण है, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के कारण। स्मिथ क्या बिलीव करते थे कि जितनी भी वेल्थ इकोनॉमी में जनरेट हो रही है वो नेशन की इकोनॉमी को प्रमोट कर रही है, बेनिफिट दे रही है, एक सिंगल इंडिविजुअल को भी, इवन पूरी सोसाइटी को भी। एक सिंगल इंडिविजुअल तो अपने फायदे के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो जो काम कर रहा है वो पूरी सोसाइटी को क्या देगा, बेनिफिट देगा। तो वेल्थ ऑफ नेशन के हिसाब से स्मिथ ने डिस्क्राइब किया कि जो हमारी मार्केट है वो कैसी मार्केट है, एक सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट है। मार्केट इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट, क्योंकि लोग जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो चीजें जो कोई खरीदना चाहता है, जो कंज्यूम कर रहे हैं और जो वो अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम इसके बारे में बात करें, बेनिफिट फ्रॉम द डिवीजन ऑफ लेबर, क्या क्या फायदे हैं जो लेबर डिवाइड किए हैं, उनके क्या क्या फायदे हैं। एक पिन फैक्टर का एग्जांपल लिया हुआ है। अगर कोई पर्सन, अगर कोई लेबर है वो उस चीज में बहुत ही स्पेशलाइज नहीं है, तो वो एक दिन में पर वर्कर 20 पिन बना सकता है। लेकिन अगर उसको स्पेशलाइजेशन आ जाती है, वो हर रोज वो सेम काम ही कर रहा है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी 4800 तक बढ़ सकती है। क्यों, अगर आप हर रोज एक काम करोगे तो ऑब्वियसली आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज्यादा डेवलप होगी। अगर आप आज पढ़ रहे हो और उसके 10 दिन बाद पढ़ोगे तो कैसे, आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने 10 दिन पहले क्या पढ़ा था। तो अगर आप हर डेली चाहे छोटे छोटे स्टेप लो, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन कुछ भी करो वो एक फ्लो में होना चाहिए। ठीक है, नाउ टाइम भी बचता है।
अगर हमारे टूल्स इंप्रूव्ड हैं तो वो भी हो सकते हैं। बट उन्होंने एक चीज और कही अपनी बुक में, बट देयर इज ऑल्सो अगली फेस ऑफ स्पेशलाइजेशन। कभी कभी क्या होता है कि आप डेली एक ही काम करते रहते हो तो आपके अंदर वो बोरियत सी आ जाती है। आप वो काम उतनी अच्छे से, उतनी स्ट्रेंथ से, उतनी खुशी से ना ही आप कोई नई चीजों की तरफ बढ़ पाते हो, कुछ नया इन्वेंशन नहीं होता, वो सिर्फ वही डेली का डेली वही काम चलता रहता है। आप इसे पढ़ लेना अगर पढ़ना हो तो, आपको लिंक मेंशन है टेलीग्राम में ये पूरी पीडीएफ। नाउ स्मिथ की अगर वैल्यू थ्योरी की बात करें, स्मिथ की वैल्यू थ्योरी क्या कहती है? प्रॉब्लम क्या है? व्हाट डिटरमाइंस द रिलेटिव प्राइस ऑफ द गुड्स इन द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी में गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनके प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होंगे? उन्होंने यहाँ पे दो चीजें कही थी, एक तो बोला था वैल्यू इन एक्सचेंज, दूसरा बोला था वैल्यू इन यूज। बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनकी थ्योरी से, क्लासिकल थॉट ऑफ इकोनॉमिक्स से। इवन अगर हम इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जाम की बात करें तो वहां पे क्वेश्चन आया भी हुआ है दैट व्हाट इज वैल्यू इन यूज एंड व्हाट इज वैल्यू इन एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, and in this context explain the diamond water paradox as indicated by Adam Smith। ठीक है, तो इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम वैल्यू की बात करें तो वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू का मतलब होता है एक कॉमोडिटी की यूटिलिटी, यूटिलिटी ऑफ अ कॉमोडिटी। और एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग वैल्यू जो है वो दो सेंस में यूज होती है, एक तो होती है वैल्यू इन यूज में और दूसरी होती है वैल्यू इन एक्सचेंज में। सबसे पहले अगर हम वैल्यू इन यूज की बात करें तो वैल्यू इन यूज का मतलब, वैल्यू इन यूज का मतलब क्या होता है? जो कॉमोडिटी हमारी वांट्स को क्या करती है? सेटिस्फाई करती है, वो होती है हमारी वैल्यू इन यूज। जो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है किसको? किसी कॉमोडिटी को यूज करने से हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो होती है वैल्यू इन यूज। लाइक फॉर एग्जांपल एक वाटर की इमेंस वैल्यू है क्योंकि वो हमारी थर्स्ट को क्या करता है? इट क्वेंचेस आवर थर्स्ट, इट सेटिस्फाई आवर थर्स्ट एंड विदाउट इट आवर डेली लाइफ इज जस्ट इम्पॉसिबल एज यू ऑल नो। सो अगर हम बात करें आगे वैल्यू इन एक्सचेंज की, तो वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब होता है कि वो अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज जो हमें मिलते हैं इन एक्सचेंज ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमने 1 kg ऑफ राइस लिया है किसके बदले में? 1 डजन ऑफ बनाना में, तो आप क्या कह सकते हो कि इस 1 kg ऑफ राइस की एक्सचेंज वैल्यू क्या है? 1 डजन ऑफ बनाना। सो ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। और अगर हम डायमंड वाटर पैराडॉक्स की बात करें तो डायमंड वाटर पैराडॉक्स किसने एक्सप्लेन किया है? एज यू ऑल नो एडम स्मिथ ने एक्सप्लेन किया है और इन्होंने अपनी बुक में इस चीज के बारे में लिखा है और कंपेयर किया है द हाई वैल्यू ऑफ डायमंड जो एक इंसान के लिए अनएसेंशियल है। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि आपके पास डायमंड नहीं होगा तो आप जी ही नहीं पाओगे, बिल्कुल आसानी से जी सकते हो। टू द लो वैल्यू ऑफ वाटर विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव मीन्स इट इज मोस्ट एसेंशियल थिंग। इन दोनों चीजों को कंपेयर किया है। स्मिथ ने क्या फॉलो की थी? आप सबको पता है लेबर थ्योरी फॉलो की थी। स्मिथ ने अपनी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू में बोला है कि अगर कोई भी कमोडिटी है उसकी वैल्यू कहां से आती है? जितना अमाउंट ऑफ लेबर उसमें लग रहा है उससे उसकी वैल्यू आती है। ठीक है, मतलब किसी भी गुड्स के प्राइस कैसे होते हैं? वो रिफ्लेक्ट क्या करते हैं कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ लेबर लगा हुआ है, कितने रिसोर्सेस लगे हैं उस चीज को मार्केट में लाने के लिए। बट एक्चुअली ये जो चीज है वो किस में फेल हो जाती है? वाटर डायमंड पैराडॉक्स के केस में। फॉर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल लेके हम इस चीज को समझते हैं। अगर मान लो आपको एक परफेक्ट क्लियर डायमंड मिल जाता है, ठीक है, यू फाइंड अ परफेक्ट क्लियर डायमंड जो नेचुरली डेवलप हुआ है और डिस्कवर कर लिया किसी इंसान ने, तो क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी? क्या उसकी कोई मार्केट प्राइस नहीं होगी? क्योंकि इसको तो किसी लेबर ने बनाया नहीं, बिल्कुल होगी उसकी वैल्यू और बहुत ज्यादा वैल्यू होगी। तो एक बायर जो है वो उसको फर्क नहीं पड़ता कि किसी चीज को बनने का क्या प्रोसेस है, उसको फर्क पड़ता है उसका वो फाइनल प्रोडक्ट। अब उसके लिए ये डायमंड जो है वो एक फाइनल प्रोडक्ट है, ना कि वो ये नहीं जानेगा कि ये डायमंड आया कहां से आया, कौन सा लेबर लेके आया, क्या हुआ, नहीं। तो स्मिथ का वाटर डायमंड ये जो पैराडॉक्स है वो अनसॉल्व्ड ही रहा। सोल्ड तो ये हुआ नहीं सिचुएशन। लेटर बाद में इकोनॉमिस्ट ने इस चीज को क्लासिफाई किया और बताया कि 19वीं सेंचुरी में ये पैराडॉक्स सॉल्व हुआ जब बताया गया कि प्राइस जो है वो किससे रिलेट करता है? उसकी मार्जिनल यूटिलिटी से। आपको उससे कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है, ना कि टोटल यूटिलिटी मिल रही है। ठीक
है, आगे अब हम बात करें थ्योरी ऑफ एक्सचेंज वैल्यू। तो थ्योरी ऑफ एक्सचेंज वैल्यू में दो थ्योरीज डेवलप की गई, लेबर कॉस्ट थ्योरी ऑफ वैल्यू और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ वैल्यू। ठीक है, उन्होंने बोला एक तो इस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया प्रिमिटिव इकोनॉमी और एडवांस इकोनॉमी। प्रिमिटिव मतलब पहली इकोनॉमी क्या कहती थी कि सिर्फ हमारे लिए एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि है लेबर, लेकिन अगर हम आज एडवांस्ड इकोनॉमी की बात करें तो वो 3 फैक्टर कहते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, और इवन एंटरप्रेनर, ओनर भी इंक्लूड किया जाता है। लेबर कॉस्ट थ्योरी ऑफ वैल्यू की अगर हम बात करें तो एक्सचेंज वैल्यू किसी भी चीज की डिटरमाइंड होती है, वो किससे डिटरमाइंड होती है, उसकी क्वांटिटी ऑफ लेबर से, कि उस चीज को बनाने में कितनी लेबर की क्वांटिटी जो है वो लगी है। ठीक है, नाउ हाउ टू मेजर दिस रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ लेबर, हमें कैसे पता चलेगा कि इतनी लेबर की इतनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है इस चीज को बनाने में, और कौन ऐसे लोग होंगे जो लेबर होंगे। अब बात करते हैं नॉट ओनली टाइम, मतलब ये नहीं सिर्फ आवर्स और वर्क ही मैटर करते हैं when you are to measure quantity of labor। सिर्फ ये नहीं कि चलो इसने 6 घंटे इस चीज को बनाने में लगे हैं तो वो ही इंपॉर्टेंट है उस कमोडिटी की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए, नहीं, सिर्फ 6 घंटे उस इंसान के इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने कितना स्ट्रेस लिया, डिफिकल्टी क्या फेस की, क्या डिस्प्लेजर हुआ, वेरियस काइंड्स ऑफ लेबर, उनके साथ क्या क्या चीजें हुई वो भी मैटर करती हैं। आप कहीं काम करने चाहते हो तो आपने वहां पे 8 घंटे लगाए, 10 घंटे लगाए, वो मैटर नहीं करते, मैटर ये भी करते, मैटर तो करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो मैटर करते हैं कि आपका एनवायरमेंट कैसा है, आप कैसे लोगों के साथ काम कर रहे हो। आप वो 8 घंटे अगर खुशी से काम नहीं कर रहे तो वो आपको 80 घंटों के बराबर लग सकते हैं, लेकिन वो 8 घंटे अगर आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, कोई स्ट्रेस नहीं है, मजे से काम कर रहे हो, तो वो आपको बहुत कम लगेंगे। ठीक है, तो ये चीजें भी मैटर करती हैं। सो द थ्योरी हैज अ प्रॉब्लम व्हेन अप्लाइड टू द मॉडल ऑफ प्रिमिटिव इकोनॉमी। प्रिमिटिव इकोनॉमी क्या कहती है कि सिर्फ लेबर ही डिसाइड करेगी और एंड इट इज लाइकली इररेलेवेंट टू एडवांस इकोनॉमी। लेकिन अगर हम एडवांस इकोनॉमी की बात करें जो लैंड, लेबर, कैपिटल तीनों को इंक्लूड करते हैं, तो उसके लिए तो ये इररेलेवेंट सी बात है कि सिर्फ एक लेबर की ही वैल्यू इंपॉर्टेंट है, एक लेबर की क्वांटिटी ही इंपॉर्टेंट है। नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ वैल्यू। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ वैल्यू की बात करें तो हम क्या कहते हैं कि जो रिलेटिव प्राइस है किन्हीं भी दो गुड्स का, वो किसके इक्वल होगा, उनकी रिलेटिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इक्वल होगा। सी का मतलब यहाँ पे क्या है, द सम ऑफ द वेज रेट, लैंड, प्रॉफिट, ये सब चीजें जो हमने प्रोडक्शन में लगाई हैं वो उसके प्राइस के इक्वल होगी। नाउ अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है इस थ्योरी के साथ कि कौन डिटरमाइन करेगा कि वेजेस क्या होंगे, कौन डिटरमाइन करेगा कि प्रॉफिट क्या होंगे, कौन डिटरमाइन करेगा कि लैंड रेंट क्या होगा, और अब यहाँ पे डिमांड का क्या रोल है। और ये जो है वो सिर्फ लॉन्ग रन में एप्लीकेबल हो रहा है, जो एक परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई बताता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इनके साथ आई, जो बाकी आगे इकोनॉमिस्ट ने उन चीजों को सॉल्व किया। ऐसा तो नहीं है कि एडम स्मिथ की अगर थ्योरी में प्रॉब्लम आई है तो एडम स्मिथ को कोई मानता नहीं है, नहीं, हर कोई एडम स्मिथ को ही मानता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स उन्हें ही कहा जाता है। अब एक बार इसकी समरी को पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि पूरी एडम स्मिथ की बुक में क्या क्रक्स क्या निकला इसका। सबसे पहले एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल थी, बिल्कुल सही बात है, स्पेशली इकोनॉमिक पॉलिसीज के मैटर में, मतलब इन्होंने बोला कि इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, लेजर्स फ्री होनी चाहिए। दूसरा, interested mainly in understanding the process of competition, working of the free market, economic policies and causes of economic growth। क्या क्या कारण है इकोनॉमिक ग्रोथ के, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, मार्केट में फ्री मार्केट होनी चाहिए, कंपटीशन का प्रोसेस क्या होगा, और किसके सपोर्टर थे, लेजियस फ्री के फेयर, मतलब फ्री इकोनॉमी के सपोर्ट में थे। लेकिन कुछ 3 चीजें थी, जैसे कि डिफेंस ले लो, रोड, ब्रिजेस, ये सब हमने डिस्कस किया था, उसके फेवर में ये थे कि ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा ना, हर इकोनॉमी में होगा। दूसरा, इन्होंने कॉन्टेक्सचुअल इकोनॉमी की बात की थी। तीसरा, हिज थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, वैल्यू एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंस्पायर्ड थी सारी लेटर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट से। प्लस उन्होंने एक विजन प्रोवाइड किया था कि इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, जो किसकी तरफ से चलेगी, किसकी वजह से चलेगी, इनविजिबल हैंड की तरह से चलेगी, कि लोग जो है वो काम कर रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए, और वो पूरी सोसाइटी को भी बेनिफिट देगा, और इकोनॉमी में चीजें अपने आप सही हो जाएंगी, आपको अपना हाथ घुसाने की, गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की कोई जरूरत नहीं है, प्राइवेट इंटरेस्ट से अपने आप सोशल इंटरेस्ट की तरफ चले जाएंगे।
सो ये थी एडम स्मिथ की पूरी कहानी, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की कहानी। क्वेश्चंस बनते हैं तो इन्हीं में से बनते हैं, ठीक है। डायमंड वाटर पैराडॉक्स हमें समझ में आ ही गया है अच्छे से। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो वो तो जरूर देख लेना, तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इफ यू फाइंड इट्स हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमेशा खुश रहना, हंसते रहना और अपना ध्यान रखना। टेक केयर एवरीवन।